वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में किन टेक्निक्स का यूज करके आप अपनी स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन से सही कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छी तैयारी, अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी स्टडी का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़े नहीं हो, अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किए और सिर्फ कुछ टेक्निक्स लगाकर, कुछ तुक्के लगा के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, है ना। मतलब एक स्ट्रैटेजी अच्छी, प्रिपरेशन अच्छी तो चाहिए ही चाहिए, पर उस प्रिपरेशन के साथ, उस अच्छी तैयारी के साथ साथ आपको अगर कुछ उन टेक्निक्स को भी आप फॉलो कर ले जिसको आप एग्जाम में अप्लाई करें तो आपकी स्कोर बिल्कुल बढ़ सकती है। ठीक है, तो वही टेक्निक्स का जिक्र करने वाली हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स की अगर आप स्टूडेंट हो, मेरे कोर्सेज से आप पढ़े हो, सभी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, है ना, जैसे जैसे मैंने जो जो चीजें आपको कही हैं वो आपने की हैं। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में भी कुछ ऐसी चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो सके। क्योंकि देखिए, एक साफ और स्पष्ट बात है ये कि आप जितना मर्जी अच्छी तैयारी करके जाओगे, सब कुछ पढ़ जाओगे, मतलब सब चीज अपने कंसेप्ट क्लियर कर जाओगे, पर अपनी तरफ से अपना सारा 100% दोगे, पर फिर भी एग्जाम में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो एकदम नए आपको लगेंगे, टफ लगेंगे, आपसे सॉल्व नहीं होंगे, है ना। यही कारण है कि भाई कट ऑफ आपका 60 से 70% जाता है। सारे क्वेश्चंस तो किसी के ठीक नहीं हो जाते, फर्स्ट रैंक AIR जिसका फर्स्ट है उसके भी नहीं हो जाते, है ना। तो अब ये चीज, तो अब आपको कैसे टेक्निक्स लगानी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने ठीक कर पाए, है ना। नहीं क्वेश्चन आता तो कैसे उस पर थोड़ा गेस वर्क यूज करके उसको ठीक करके आ सके, इन चीजों के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। पर दोबारा से बता रही हूँ कि एक अच्छी प्रिपरेशन और अच्छी स्ट्रैटेजी का कोई तोड़ है ही नहीं। ठीक है जी। देखिए, अब ये हमारे जून 2026 के बैचेस जो हैं लॉन्च हो चुके हैं। लर्नर्स की क्वेरीज आ रही हैं बार बार कि इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं बता दूं कि जून 2026 के बैच की क्लासेस आपकी नियर बाय 20 जनवरी के आसपास स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हमारे दिसंबर 2025 के बैच की कुछ क्लासेस पड़ी हैं, चल रही हैं। जैसे ही आप ये कोर्स लोगे, इसमें आपको दिसंबर 2025 का सारा रिकॉर्डेड मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, प्लस जून 2026 का जब लाइव स्टार्ट होगा वो भी। तो अब देखिए, मैं आपको एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन दिखाती हूँ और इस क्वेश्चन की एग्जाम्पल से आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। 2 मिनट। हैरेट-डॉमर मॉडल का लास्ट क्लास लिया था ना उसने। चलो, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, किस तरह से आपको MCQ सॉल्व करने हैं, वो ढंग, वो तरीका आना बहुत जरूरी है। अब ये जो क्वेश्चन है, हमको इस तरह से करना होता है क्वेश्चन सॉल्व कि आप थोड़ा सा उसके ऑप्शंस पर गौर फरमाया करें क्वेश्चन के, और जितना कम से कम टाइम हमको लग सकता है उसका सही आंसर तक अप्रोच करने में, हमको कोशिश करनी है कि अपना मिनिमम टाइम लगाना है। ठीक है, कम से कम टाइम। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको उसने A दिया है, B दिया है, कहा है इनमें से सही कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन, अब आंसर तो चलो मैंने, ये तो बात की बात है, आपको नहीं पता, आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। आपने पहला ऑप्शन यहाँ पे देखा A ट्रांसपोज B, आपको सिर्फ यही सॉल्व करना है, सिर्फ आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सॉल्व करना है। यानी कि अगर आप A का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आपके पास इतना आ जाएगा, और अगर आप B's ये आ जाएगा। अब आप अपना मल्टीप्लिकेशन करके, जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपके पास ये जो भी रूल वगैरह हमने सिखाए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन करोगे, यू विल गेट 4, 10, 0, 20, ये आपका आंसर आएगा। अब आपको पता चल गया कि भाई फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब अगर आप सेकंड को सॉल्व करने बैठ जाओगे तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है अगर A ट्रांसपोज B का आंसर मेरा ये है, तो यानी कि A ट्रांसपोज B का आंसर ये तो हो ही नहीं सकता। बात समझे, आपको सिर्फ एक ऑप्शन सॉल्व करके ये चीज समझ में आ रही है कि भाई ये अगर सही है तो A ट्रांसपोज B ये नहीं हो सकता। अब जो बच्चा सेकंड ऑप्शन सॉल्व करने बैठ जाएगा वो टाइम वेस्ट कर रहा है, हालांकि उसका कंसेप्ट क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ट्रांसपोज क्या है,
पढ़ा सब है उसने, कंसेप्ट भी क्लियर है, पर एग्जाम में अगर वो अपना थोड़ा एक्टिवनेस नहीं यूज करेगा, दिमाग नहीं यूज करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं यूज करेगा, है ना, ब्रेन एक्टिव नहीं रखेगा, तो वो सेकंड ऑप्शन सॉल्व करने की तरफ चला जाएगा। पर उसको ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका सही है तो ये गलत ही होगा, यानी कि नॉट करेक्ट उसने पूछा है तो थर्ड सही ऑप्शन होगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो इस तरह की टेक्निक्स का यूज करिए, आपका एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हमने ना बड़ा पढ़ा है, बड़ी अटेम्प्ट्स दे ली, इतना सब कुछ हमको आता है, कंसेप्ट क्लियर है, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा। तो मैं अक्सर बोलती हूँ अगर ऐसी बात है, आपको लग रहा है आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, आपने सब चीजें कर रखी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अटेम्प्ट करने में एग्जाम गड़बड़ है, या आप एग्जाम हॉल में अपना माइंड का प्रेजेंस रखकर क्वेश्चन आंसर की तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसी गड़बड़ है। तो यही गड़बड़े हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम आगे अगली चीजों की तरफ चलते हैं, जो आपकी यहाँ पे नेक्स्ट टिप्स बतानी है मुझे आपको। तो देखिए अगली चीज यहाँ पे ये है कि जब आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाता है, तो कभी भी क्वेश्चन पेपर देखकर ना अपने दिमाग में, अपने दिल में पहले तो घबराहट मत मचाइए। क्यों? क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये चीज़ समझाती हूँ कि भाई एग्जाम में इतने प्रिपेयर रह के चलना, अपने दिमाग को पहले ही समझा के चलना कि टफ आ सकता है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें आ सकती हैं, कि आप एग्जाम में वो चीज़ देख के शॉक्ड ना हो, ठीक है, आप एकदम हैरान ना हो जाए। पहले ही ब्रेन को इस तरह प्रिपेयर करके चलना कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें आएंगी, आपके लिए नहीं है। जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए वो डिफिकल्ट है, सबके लिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ठीक है। तो आपने अच्छी तैयारी की है, आपने अच्छी प्रिपरेशन अगर की है, तो आप उनसे 4 कदम आगे ही हैं, आपके एग्जाम क्लियर होने के चांसेस होंगे बिल्कुल, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। एग्जाम डिफिकल्ट इस चीज़ को तय नहीं कर रहा कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस दूसरों के कंपैरेटिव जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ पहली, तो ये चीज़। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक हम पर मिनट रूल का अक्सर ही मैं जिक्र करती हूँ, पर मिनट रूल। अगर हम इस पर मिनट रूल को थोड़ा 30-40 सेकंड्स पर भी ले जाए, मतलब 60 सेकंड से 30-40 सेकंड्स तक भी ले जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये पर मिनट रूल के अकॉर्डिंगली क्या है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहा, कम से कम मतलब 30-40 मिनट में आपका वैसे तो हो जाना चाहिए सॉल्व, ठीक है। मतलब 1 मिनट से ज़्यादा तो उसको नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं, मुझे आ रहा, सोचने समझने के बाद भी मेरे लिए हल करना डिफिकल्ट है, इसको टाइम कंज्यूमिंग सी चीज़ है, 1 मिनट से 60 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, आगे बढ़िए उस क्वेश्चन को मार्क करके, ठीक है, उसको मार्क कर दीजिए। कोशिश करिए कि जितना हो सके एग्जाम में इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जोर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई कम टाइम में मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, 30-40 सेकंड में मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, मैं आंसर तक अप्रोच कर पा रहा हूँ, जब पढ़ते हो क्वेश्चंस को, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, हाँ इसका आंसर तक मैं अप्रोच कर, पढ़ के समझ आ जाती है कि भाई इस क्वेश्चन को मैं इजीली आंसर कर सकता हूँ सोच के कि नहीं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग सी है, मार्क करके आगे बढ़ो, ना ज्यादा उस पर टाइम दो, ठीक है। जो आपको अप्रोचेबल लग रहा है उसी को सॉल्व करो। तो पहले आप सबसे पहले कोशिश करिए इजी वाले, अप्रोचेबल वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए, डिफिकल्ट के चक्करों में टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। मेरी एक बात ध्यान से समझिए, आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब इक्वल नंबर के, सबके 2 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। आप इजी क्वेश्चन ठीक करके आओ 2 नंबर मिलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक करके आओ 2 नंबर मिलेंगे। तो क्यों फिर डिफिकल्ट क्वेश्चनों के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों इतना जो कॉम्प्लिकेशन से चीजें निकल रही हैं, कुछ मैथमेटिक्स हैं, लेंथी चीजें हैं, ठीक है, कम उनकी तरफ अपना थोड़ा टाइम दो। पहले सबसे पहले इजी वाली चीजें जो अप्रोचेबल हैं, आती हैं, कम टाइम कंज्यूमिंग है, उनको फटाफट से खत्म कर दो, ठीक है जी। उसके बाद आओ उन क्वेश्चंस की तरफ जिसके लिए आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा है, जिनके ऊपर ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, जो ज्यादा कैलकुलेटिव है, बाद में आओ उनकी तरफ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे इजी वाली, चलो डिफिकल्ट वाली बात खत्म। अब अगली बात पर हम चलते हैं। अगली बात ये है कि जो क्वेश्चन आते ही नहीं है आपको, उसका अब क्या करें? आपने देख लिया दिमाग लगा के सब चीजें, मतलब पैंतरे सब अपना लिए, भी नहीं आ रहे हमको ये क्वेश्चन, ये हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है कुछ भी, अब क्या करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, देखिए पहले तो एक चीज, जब आप वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है ना, या आपसे लग रहा है कि
भाई नहीं मेरे आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये चीज़ जा रही है थोड़ी, तो आप पहले तो उस पर एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड वैसे जो है ना, एलिमिनेशन मेथड ये बड़ा काम का मेथड है भाई। और ना मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, एक तरफ वो बच्चा है जिसने बहुत पढ़ रखा है, बड़े कंसेप्ट क्लियर है, दूसरी तरफ वो बच्चा है ठीक ठाक नॉलेज है, ठीक ठाक सी नॉलेज है, ठीक ठाक से कंसेप्ट क्लियर है, पर इस मेथड को अप्लाई करके एग्जाम ये अपना क्लियर कर रहा है, ये पीछे रह जा रहा है क्योंकि इसने एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाया। और ये एलिमिनेशन मेथड लाइफ सेवर है, ज़रूरी नहीं है आपको वही क्वेश्चंस में ये यूज़ करना है जो नहीं आते, मतलब क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बड़े लेंथी होते हैं, ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें क्या रहता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपने देखना है कि भाई इसमें कौन सा है कि ये वाला तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, उसको काट दो, ठीक है। तो मैंने ना एक न्यूमेरिकल का दंगल सीरीज ली हुई है इस चैनल पर, आप देखना, उसमें मैंने आपको बड़े तरीके बताए हुए हैं आंसर तक अप्रोच करने के। जैसे कई बार ना हमको कोई लॉन्ग डिवाइड करनी होती है, हमसे वो नहीं होती, तो हम 4 ऑप्शंस देखें कि ऑप्शंस में उन्होंने क्या पॉइंट के बाद ये, सिर्फ वो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड करिए, है ना। तो मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, जब ऑप्शंस देखकर एक बार क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम बचेगा आपका। और एलिमिनेशन मेथड में तो जो आपके जैसे पेपर 1 में काफ़ी लेंथी से टाइप क्वेश्चन आते होते हैं, उसमें ये बहुत काम आता है एलिमिनेशन मेथड कि जो गलत है, मतलब जो आपको लग रहा है कि भाई ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, उसको काट दो, ठीक है। तो आपके पास फिर अब आपको पहले आपको 4 में से एक चूज करना था, एलिमिनेशन मेथड से अगर आपने 2 भी काट दिए तो अब 2 में से एक चूज करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो, चीज को राइट ऑप्शन की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करो। अब मैंने आगे क्या बताया था नहीं आते हुए क्वेश्चंस के लिए, जैसे अब एक तो देखो मैंने आपको बताया कि भाई ऑप्शंस देखिए और ऑप्शंस देख के क्वेश्चन को अप्रोच करने का प्रयास करिए। जैसे कोई लंबी डिवाइड है ना, ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है 0.6, 0.4, 0.3, 0.1 ऐसे दिया हुआ है कुछ, मान लो, है ना। अब आपको कोई लंबी डिवाइड करनी है तो उस डिवाइड को इस तरह ही करें आप 1, 3, 4, 6, मतलब आप इन्हीं में से कोई आंसर होगा आपका, बात समझे ना। तो डिवाइड इसके अकॉर्डिंग ही करो 1, 3, 4, 6 इसके अकॉर्डिंग की, इसके ऊपर नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, इसमें से ही कोई आंसर होगा। इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किससे डिवाइड करनी है जब आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे। तो ये वाली चीज। फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताई जो एलिमिनेशन मेथड वाली। अब तीसरी चीज ध्यान से समझिए, तीसरी चीज यहाँ पे होती है आपकी कॉमन सेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब ये चीज मेरे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता है भी, कई बार क्या होता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें जब आती है ना एग्जाम में, तो एक जो इकोनॉमिस्ट होता है बंदा, जो जिसका दिमाग ऐसे इकोनॉमिस्ट चलता है, 4-5 साल से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, खास तौर पर मुझसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, तो आप इस तरह से अब नहीं भी पढ़ी हुई वो चीज़ ना, तो तब भी उसके आंसर तक अप्रोच कर पा रहे हैं अगर इकोनॉमिक्स के लिए आपने सच में एक डेडिकेटेडली आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जो एजम्पशंस होती हैं मॉडल्स की, मान लीजिए कोई नया सा मॉडल एग्जाम में पूछ लिया गया है ना, पढ़ा सुना नहीं है कुछ भी, और अब हमको पता है कि भाई ज़्यादातर जितने भी इकोनॉमिक्स के मॉडल्स होते हैं उनकी ये एजम्पशंस होती हैं, है ना, मैक्रो के, ग्रोथ के पढ़ते हैं हम, इंटरनेशनल के, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके आंसर पर अप्रोच कर सकते हो कि भाई ये एजम्पशन ज़्यादातर ग्रोथ मॉडल्स के होते हैं, इसकी ये एजम्पशन तो नहीं हो सकती, बात समझ रहे हो ना। तो उसको दूसरी इकोनॉमिक्स की चीज़ों से रिलेट करके आप आंसर तक अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है, वो पर्टिकुलर थ्योरी या पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं पढ़ा, ठीक है, बट आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है, तो इनडायरेक्टली दूसरी इकोनॉमिक्स की चीज़ों से उसको रिलेट करके आप आंसर तक अप्रोच कर सकते हो। ये चीज़ जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने दिमाग की एक सही यूज़ करना एग्जाम में, है ना, अपने दिमाग को एकदम एक्टिव रखना। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, देखो ये हो गया ऑप्शंस, एलिमिनेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका जो वो होता है ना रफ शीट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रफ शीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना, उसको अगर आप दिमाग से सोचोगे तो आंसर तक अप्रोच करने में टाइम लगेगा। वही अगर चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चाहे न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी एप्लीकेशन होता है, सोचना पड़ता है,
जैसे इंटरनेशनल के क्वेश्चंस आते हैं, अगर करेंसी डेप्रिसिएट होगी तो क्या होगा, मतलब सोचना पड़ता है आंसर तक अप्रोच करने के लिए। या कोई केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ जाता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो वो अगर आपके हाथ में रफ शीट होगी, अगर आप रफ शीट के थ्रू उस चीज़ को सोचेंगे, आंसर तक अप्रोच करेंगे, तो ज़्यादा जल्दी कम टाइम लगेगा, बजाय कि अगर दिमाग से वो चीज़ करेंगे, है ना। तो जब लिख कर उस चीज़ को आप रफ शीट पर सॉल्व करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोशिश करिए रफ शीट हाथ में ज़रूर रखिए और रफ शीट का एक सही यूज़ करिए। कम टाइम लगेगा, आपका टाइम सेव होगा रफ शीट यूज़ करने से। ठीक है जी। और पॉइंट, एक मिनट, अब अगर एग्ज़ाम में जब आपका, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा आपको कि ना बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका एक अच्छी तैयारी के बावजूद भी, एक रेलिवेंट, जिसको मैं स्ट्रैटेजी बोलती हूँ, रेलिवेंट प्रिपरेशन बोलती हूँ, उसके बावजूद भी अगर एग्ज़ाम नहीं ना क्लियर हो पाता, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण होता है कि एग्ज़ाम में वो लोग हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस अपना छोड़ देते हैं और पढ़ी हुई चीज़ें भी गलत कराते हैं, पढ़ी हुई चीज़ें भी भूल आते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये मुझे इसलिए मैंने इस पर सर्वे किया कि जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती होती हूँ ना, तो मेरे बड़े स्टूडेंट्स कमेंट्स में आके बोलते हैं, मैम ये तो हमको आता था, ये आपने पढ़ाया था, हमने सुना था, हमको आता भी था, पर एग्ज़ाम में क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हड़बड़ाहट मच गई। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को देखकर एकदम आप ऐसे हो गए कि भई क्या होगा अब? क्या बनेगा? ठीक है ना? तो दैट्स द रीज़न। अब दिमाग आपको पूरा अपना काम रखना होता है एग्ज़ाम में, ठीक है? फल की चिंता नहीं करनी, फल की चिंता इन द सेंस अपने दिमाग पर वो एक स्ट्रेस लेके नहीं चलना कि अगर नहीं मेरा क्लियर हुआ तो, है ना? अपना बेस्ट देना है, अपने 100% एफर्ट्स लगा रहे हो, जो आपने पढ़ा उसको सही तरह अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? उस चीज़ का प्रेशर अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करना है एग्ज़ाम हॉल में। अगर नहीं हुआ हो, इतना टफ पेपर आ गया, अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा इस बार? मतलब वो चीज़ दिमाग में नहीं लानी है। आपको सोचना है कि भई मैंने पढ़ा है, अच्छी तैयारी करी है, ठीक है? और जितना मुझको मैंने पढ़ा है, जितना मुझको आता है, उसको सही तरह से अप्लाई करके अपनी नॉलेज को मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक करने का प्रयास करना है। वो आपका उस टाइम टारगेट है, ठीक है? टारगेट दिमाग में ये नहीं लेना कि मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ तो, है ना? तो ये टारगेट रखना है कि अपना आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करने हैं, जो भी आपने पढ़ा है उससे, और रिलैक्स रहकर चीज़ें करनी है, ठीक है? हड़बड़ाहट में चीज़ें गलत हो जाएँगी, प्रेशर जितना क्रिएट करोगे, आती हुई चीज़ें भूल जाएँगी, गलत हो जाएँगी, रिलैक्स होकर चीज़ें करनी है, प्रेशर में आकर नहीं। कई बच्चे आंसर तक अप्रोच करने के लिए बहुत प्रेशर डाल लेते हैं अपने पर, और बड़ा ईज़ी क्वेश्चन होता है वो, तो बड़े डिफ़िकल्ट से तरह सॉल्व करके अप्रोच करने को, और होता बड़ा ईज़ी है। कई बार होता होगा आपके साथ भी ऐसा। तो क्यों हड़बड़ाहट में दिमाग चला गया थोड़ा, है ना? ईज़ी चीज़ को भी डिफ़िकल्टी से सॉल्व करते-करते आंसर तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हड़बड़ाहट नहीं मचानी है आपको। मैं अक्सर ही बोलती हूँ, जैसे आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते होते हो, अपने दिमाग को वैसे शांत रखा करो, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, हमारे दिमाग में वो एक प्रेशर नहीं होता, हम बहुत रिलैक्स होकर अटेम्प्ट करते हैं। पर एग्ज़ाम में प्रेशर आ जाता है, तो वो प्रेशर एग्ज़ाम में नहीं क्रिएट करना है, एग्ज़ाम में भी इसी तरह से करना है कि हम एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर, बस कोशिश करनी है मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो, जो कोशिश आपकी मॉक टेस्ट के दौरान होती है। ठीक है जी, तो यही कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हमारे डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।